चलो पढ़ें। पढ़ाई किए हैं जी। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखते हैं एमसीक्यू में। स्टार्ट करें। श्वसन प्रणाली से क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में वो देखेंगे। इसके बाद में इसका पूरा टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। ठीक है, लगभग हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? उपचयन, अपचयन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन वाले भी आंसर करेंगे भाई। श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होता है। क्या किस में टूटता है? क्या चीज किस में टूटता है? ग्लूकोज C6H12O6 ये टूटता है किसमें? अंतिम रूप से क्या बनता है? ये H2O प्लस ऊर्जा, यही बनता है। ये अंतिम उत्पाद होता है इसका। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका क्या होता है? अपचयन होता है। चलिए, एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है। मैंने बताया था एम्फीसीमा बीमारी के बारे में बताया था। किससे संबंधित बीमारी है? किससे संबंधित बीमारी है है ना? तो ये फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। क्या किसके कारण होता है? धूम्रपान, धुएं की वजह से ये बीमारी होता है एम्फीसीमा। ठीक है, चलिए। श्वास नली में अपूर्ण उपस्थायी वलय का कार्य होता है। अपूर्ण उपास्थि है ना? उपास्थि मतलब कार्टेज। उपास्थि मतलब कार्टेज का क्या होता है? वलय होता है। किसमें वलय पढ़े हम लोग? बताइए, किसी है जिसमें वलय, लेयर। मैंने बताया था आप लोग को फायरिंग्स के बाद लायरिंग्स आता था। लायरिंग्स के बाद यहाँ पे ट्रेकिया पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे पढ़े थे ऐसे ट्रेकिया, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ट्रेकिया में क्या होता है? ट्रेकिया में क्या होता है जी? इस प्रकार के वलय पाए जाते हैं। क्या लिखा है? अपूर्ण उपास्थि वलय। आधा, अपूर्ण मतलब आधा रहता है। सी शेप में रहता है, बताया मैंने, सी शेप में रहता है, वो कार्टेज रहता है। ध्यान में रखिएगा। तो किस उसका काम क्या होता है? भोजन को जाने से रोकना, है ना? पानी को जाने से रोकना, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। मैंने बताया कि इसका काम क्या है, पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये बकायदा इसको कहीं कुछ होने नहीं देता, ये सीधा खड़े रखता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकुड़ने से रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्फीसीमा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी बताया था मैंने। एम्फीसीमा रोग क्या होता है? किसको प्रभावित करता है? ऑनलाइन में बताएंगे भाई। एम्फीसीमा रोग, है ना, कौन से अंग को प्रभावित करता है? हाँ, एल्वोलाई को करता है। एम्फीसीमा किसको प्रभावित करता है? एल्वोलाई को करता है। ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था एल्वोलाई को। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? वायु कोश या कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोश या कुपिका कहते हैं। ठीक है, कल ही तो बताया था शायद मैं। ठीक है, कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा होता है? ये भी बताया मैंने। प्लूरा झिल्ली से कौन सा अंग घिरा होता है? वायु कोश, श्वसनिका, फेफड़ा, श्वास नली। क्या घिरा रहता है? लंग्स घिरा होता है। मैंने ये भी बताया था लंग्स जो होता है वो किससे घिरा होता है? प्लूरा झिल्ली से घिरा होता है। और यह ना, इसी में क्या पाया जाता है? प्लूरा द्रव भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लूरा द्रव्य भी पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है? O2 ग्रहण की जाती है, CO2 निकाली जाती है, यह सजीवों में होता है, उपयुक्त तीनों सही हैं। बताइए, तीनों सही हैं। ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। यह किस में होता है? जीवों में होता है, निर्जीव में तो नहीं होता है, सजीव में ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? ये भी बताया था मैं, कौन सा अंग करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस की विनिमय कहलाती है। रुधिर और उत्तकों के बीच, है ना, इसे, है ना, गैस का विनिमय कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये भी बताया था मैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो मैंने बताया था ये रुधिर और किसके बीच होता है? ये आंतरिक होता है। ये कैसा होता है? आंतरिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बाह्य श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, उपयुक्त तीनों। बताइए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे ना हम लोग, क्या होता है ये? ऑनलाइन वाले आप लोग बताएंगे। रुधिर एवं उत्तकों के बीच कैसी श्वसन होता है? बताइए। हाँ, क्या होता है? अवायवीय होता है। और बताएंगे कोई? गेस करो ना अपने हिसाब से, क्या पढ़े और उसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, आंतरिक श्वसन होता है। और कोई? और कोई लिख तो दिया हो जी, क्या सोच रहे हो इसको? लिखा तो हूं। आंतरिक श्वसन होता है, बताया ना मैंने, कल भी बताया था मैं। सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है, किसके किसके बीच होता है? रुधिर और उत्तक के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है। वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? ठीक है, उच्छ्वास के दौरान, निश्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान, ए व बी दोनों के दौरान, है ना। उच्च श्वास मतलब, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपीरेशन होता है। एक्सपीरेशन अंग्रेजी में लिख देता हूं। निश्वासन को भी क्या बोलते हैं? इसको भी एक्सपीरेशन ही कहते हैं। ठीक है। अंतः श्वसन मतलब, अंतः श्वसन मतलब इंस्पिरेशन कहलाता है। ये इंस्पिरेशन कहलाता है। अब बताइए उत्तर क्या होगा? फेफड़ा का आयतन कब घटेगा? जब CO2 बाहर निकालेंगे कि CO2 ऑक्सीजन अंदर लेंगे? दो ही चीज होगा ना, या तो ऑक्सीजन को क्या लेंगे, अंदर करेंगे, या तो CO2 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। मैं पढ़ाया हूं भैया। हाँ, ये तो दोनों है भाई। उच्छ्वास और निश्वसन दोनों को एक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सपिरेशन बोलते हैं। और मैंने बताया था इस समय क्या छोड़ा जाता है। अब एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारा में हवा भरोगे तो इसका आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? फेफड़ा है, ये फेफड़ा है। और हमने समझने के लिए ले लिया गुब्बारा। गुब्बारा में आपने हवा भरा, आयतन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। आपने यहां से गैस निकाल दिया तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। तो आयतन कब घटता है? जब CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है। एक्सपीरेशन के दौरान ये घटना होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, क्योंकि इन दोनों में एक्सपीरेशन में क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है। CO2 बाहर निकलता है और इंस्पिरेशन प्रोसेस में O2 क्या होता है? अंदर की ओर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्वसनी शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? श्वसनी शोथ रोग किससे संबंधित है? विंड पाइप से, ब्रोंकोली से, लंग से, ब्रोंकाई से? बताइए, श्वसनी शोथ रोग किससे संबंधित है? ये भी बताया हूं भाई मैं। मेरे ख्याल से यही यही लिखा था यार, डायरेक्ट नाम से आ जाता है। किससे है? बहुत बढ़िया। ठीक है, किससे है? ब्रोंकाई से संबंधित रोग। मैं तो लिखाया भी था शायद। ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। श्वसनी शोथ को क्या बोलते हैं? बीमारी का नाम ही अंग्रेजी में क्या है? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस डिसीज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस डिसीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुख्य श्वसन के प्रकार है। मुख्यतः श्वसन के प्रकार है। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों श्वसन होता है, बाह्य श्वसन भी होता है और आंतरिक श्वसन भी होता है। बाह्य श्वसन किनके किनके बीच होता है? किनके बीच होता है? लंग्स और वायुमंडल। लंग्स और किसके बीच होता है? वायुमंडल के बीच में होता है। आंतरिक श्वसन किसके बीच में होता है? लंग्स एंड, लंग्स एंड हार्ट लिख सकते हो। और लिख सकते हो क्या? ब्लड एंड,
ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड टिश्यूज उत्तक के बीच में होता है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया, निश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? निश्वसन मतलब एक्सपीरेशन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा, ये पूछ रहा है। फेफड़ों का आयतन घटेगा, दूसरा लिखा है डायफ्राम शिथिल होगा, तीसरा है वायु श्वास नली से बाहर निकलेगा, श्वास नली सिकुड़ जाएगी। बताइए क्या होगा, है ना। मैंने ये बताया एक्सपीरेशन मतलब, है ना, डायफ्राम की दो संरचनाएं होती है, एक ऐसे बनता है गुंबदाकार बनता है ये इस प्रकार से, और एक बन जाता है ऐसे चपटा, ऐसे चपटा बन जाता है। तो जब गैस आता है, इसमें गैस आता है O2 आता है, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, परंतु जब गैस बाहर निकलता है, CO2 या गैस बाहर निकलता है, तो डायफ्राम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। तो है ना, शिथिल का मतलब क्या बोल रहा है ये, शिथिल का मतलब दबना, शिथिल का मतलब क्या हो जाता है, दबना होता है। ये फेफड़ा है, ये आपका क्या है, फेफड़ा है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, फेफड़ा है। गैस आ रहा है तो इसका आयतन, है ना, और इसको बोलेंगे क्या, एक्सपीरेशन, इसको बोलेंगे क्या, एक्सपीरेशन कहते हैं, और ये होता है क्या, इंस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, यहां अगर O2 आया तो O2 आने से आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन सिकुड़ रहा है, डायफ्राम। O2 गैस, है ना, गैस जब बाहर निकल रहा है तो किसका आयतन घट रहा है, लंग्स का आयतन घट रहा है, और डायफ्राम क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डायफ्राम शिथिल होगा, डायफ्राम क्या होगा, शिथिल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? चलिए बताइए, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? खून पंप करना, शरीर में ऑक्सीजन ले जाना, हार्मोन बनाना, पाचन एंजाइम का उत्पादन करता। ये तो ऐसे ही बना दोगे, बता क्या ले जाता है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाना, यही इनका क्या है, प्राथमिक कार्य है। श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कौन सी है? श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कौन सी है? पहला ऑप्शन है डायाफ्राम, दूसरा ऑप्शन है इंटरकोस्टल मांसपेशी, तीसरा ऑप्शन है वक्ष मांसपेशी। चलिए देखो भाई, जल्दी जल्दी बताओ, हाँ कौन है, कैसे नियंत्रित करता है वो? अभी तो देखिए जी, अगर डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम फैलेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। डायफ्राम जब सिकुड़ेगा तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, या ऑक्सीजन मतलब गैस, है ना, गैस क्या होगा, अंदर आएगा, सिकुड़ेगा तो नियंत्रित कौन कर रहा है, डायफ्राम कर रहा है ना। डायफ्राम क्या करता है, जब सिकुड़ता है तो ऑक्सीजन उसमें भराता है, और जब फैलता है तो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, मेन रोल है किसका, डायफ्राम का। ये तो मैं लिखाया भी हूं शायद, डायफ्राम के 3 कार्य मैंने बताए थे, है ना। श्वसन तंत्र को क्या करना, नियंत्रित करना रहता है, श्वसन में सहायक रहता है ये। ठीक है, इंटरकोस्टल मांसपेशी ये कुछ नहीं करता, केवल मांसपेशी बस बाहर से बना बस रहता है, आउटर लेयर है। ये भी वक्ष मांसपेशी भी क्या है, एक आउटर लेयर है। वो लेयर है, वो तो ऐसे का, जैसे मान के चलिए उंगली मैंने बोल दिया, ये उंगली बोल दिया, ये ऐसे का ऐसे ही रहे, ना ऐसे हो रहा है ना ऐसे हो रहा है, तो नियंत्रण करेगा क्या, किसी भी प्रकार का नहीं करेगा ना। या जैसे बोल सकते हैं, मैंने ये इसको पकड़ लिया मैं, तो ये इसका क्या है हुआ, बाहर मेम्ब्रेन हुआ, होल्ड करने का काम कर रहा है ना, बाहर मेम्ब्रेन हुआ ना, ये सिकुड़ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो नियंत्रण कहां से करेगा, ये सिकुड़ता और फैलता कौन है, डायफ्राम फैलता है, सिकुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? निश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? कौन सा रोग है, अस्थमा रोग है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा रोग है, अस्थमा में ऐसी क्रिया होती है ना। और इसके लिए अस्थमा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये किसको प्रभावित करता है, श्वास निका को, श्वास निका को क्या करता है, प्रभावित करता है, श्वास निका को क्या करता है, प्रभावित करता है। श्वास निका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें स्लेज्मा क्या हो जाता है, जम जाते हैं, है ना, सिकुड़ जाता है। ये चीजें ध्यान में रखेगा। दूसरा, अस्थमा के लिए क्या यूज करते हैं, हाँ
एस्थलीन। क्या यूज करते हैं? एस्थलीन यूज करते हैं जब ऐसा बीमारी हो जाता है तो, क्योंकि हवा का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्वसन क्रिया के दौरान कौन से गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन गैस के दौरान कौन से गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? बताइए, मैंने ये चीज भी बताया था, है ना। जैसे हम लोग सिंपल सी बात है, इंस्पिरेशन की बात किए थे, इंस्पायरेशन की बात किए थे, और किसकी बात किए थे? एक्सपीरेशन की बात किए थे। तो इसमें मैंने बताया था, हाँ, इस समय क्या होता है? गैस अंदर आता है, और गैस के साथ कौन कौन आता है? N2 आता है, O2 आता है, और कौन आता है? CO2 आता है। जो N2 आता है वो कितना परसेंट आता है? 78%। 21% क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। 0.03% क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको क्या, हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है। किसका? नाइट्रोजन का। तो ये बाहर निकालता है। गैस जब बाहर होता है ना, गैस जब बाहर होता है तो 78% गैस नाइट्रोजन क्या हो जाता है? बाहर चले जाता है। ऑक्सीजन कितना बाहर चले जाता है? O2 16 से 17%। 16 भी जो है, 17 भी इसका सही आंसर है। ठीक है, CO2 कितना बाहर जाता है ना, CO2 को कितना बाहर निकालते हैं? 4.04% बाहर निकलता है ये। ठीक है, पढ़ाया था मैं क्लास में। तो क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब ये प्रश्न आ सकता है ना, अब ये प्रश्न आता है, श्वसन के दौरान जब, है ना, क्या होता है? निःश्वसन की प्रक्रिया होती है। निःश्वसन मतलब एक्सपीरेशन। निःश्वसन मतलब एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन से एक्सपीरेशन में सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में दिख रहा है? CO2 में। CO2 में क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे ऑक्सीजन में भी काफी परिवर्तन है, ज्यादा मात्रा में आ रहा है। मतलब ये दोनों में काफी परिवर्तन देखने को मिला। ये 21 से 16 हो गया, और ये 0 से 4 हो गया। ठीक है, तो इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? पढ़ाया हूं भाई। श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? 8वां नंबर बताया था मैंने, याद कीजिए। पिक्चर से मैंने समझाया था, श्वास नली का 8वां भाग। अरे ऐसा पिक्चर बनाया था ना जी, ये पिक्चर बनाए थे ना। क्या है? याद कीजिए, मैं ये पिक्चर बनाया था। हाँ, इसके बाद यहाँ क्या लगा रहता है? ऐसे बनाया था। तो अंतिम भाग कौन है? कौन है? कुपिका। कौन है? कुपिका। या कुपिका, या इसी को हम क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं। ये पहला भाग हो गया नोस्ट्रिल, ये दूसरा भाग हो गया नसल कैविटी, ये तीसरा भाग हो गया क्या? फायरिंग्स हो गया। चौथा भाग क्या हो गया? लायरिंग्स हो गया। पांचवा भाग क्या हो गया? ट्रेकिया हो गया। ब्रोंकाई कौन सा भाग हो गया? छठवां भाग हो गया। सातवां भाग क्या हो गया? ब्रोंकस हो गया, है ना। सातवां भाग क्या हो गया? ब्रोंकस। और आठवां भाग क्या हो गया? कुपिका वायुकोश या एल्वली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? बताइए, कौन सा है? हार्ट तो पढ़े ही नहीं, ट्रेकिया पढ़ा, लंग्स पढ़ा, और ब्रोंकाई पढ़े, सब पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है, आयतन के कारण होता है, या वायु दाब के कारण होता है, या उपयुक्त तीनों के कारण होता है? बताइए। है, आयतन के कारण होता है। बताओ। अरे मैंने तो बताया भाई, हाई प्रेशर से कहा जाता है? लो प्रेशर में ट्रेवल करता है। पढ़ाया था मैं, हाई प्रेशर से कहा जाता है? लो प्रेशर से पढ़ाया है, बताया मैंने। जब वायु दाब क्या है? वायु दाब क्या है? कम है। वायु दाब क्या है? कम है। तब उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, या गैस क्या क्या होता है? आगमन होता है। याद रखिएगा, वायु दाब कम है तो कहां से आएगा? जहां वायु दाब क्या है? वायु दाब कहाँ है? अधिक है। वायु दाब कहाँ है? अधिक है। तो याद रखेगा, हमेशा वायु दाब अधिक से किस ओर जाता है? अगर वायु का दाब कम होगा ही नहीं, याद रखेगा,
तो गैस कभी एक्सचेंज होगा भी नहीं। ध्यान में रखेगा। तो इसका मूल कारण क्या होता है, ये आयतन और घनत्व तो इस पर कोई प्रभाव नहीं करते भाई। जैसे एक गुब्बारा ले लो, गुब्बारा का आयतन जितना है उतना है ना, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वायु के दाब के हिसाब से ही काम करती है। बर्नौलिस थ्योरम बोलते हैं शायद इसको, है ना, बर्नौलिस बोलते हैं ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो जाता है, 11वीं में है मेरे ख्याल से ये। ठीक है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के विनिमय को क्या कहा जाता है? तो फिर से आ गया, रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों को क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल्यूलर बोलते हैं जी, सेल्यूलर, सेल्यूलर श्वसन कहेंगे इसको। सेल्यूलर मतलब कोशिका, सेल्यूलर श्वसन कहते हैं इसे। ठीक है, नाम ही लिख दिया है ना, उसका प्रॉपर नाम ही लिख दिया है, रुधिर और कोशिका के बीच में। चलिए, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? किसके कारण? ग्लोबुलिन, प्लाज्मा, बिलरुबिन और हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? मैंने बताया था, याद कीजिए, 500 ml बताया था। उसके बाद कितना पढ़े थे? 1200 ml। किसमें पढ़े थे हम लोग? 1200 ml। 500 ml क्या था? ज्वारीय आयतन, बताया था मैं। 500 ml क्या था? ज्वारीय आयतन। 1200 ml क्या था? 1200 अवशेषीय आयतन। अवशेषीय आयतन बताया था मैं, 2500 से लेकर 2800 तक। ये क्या था? ये क्या था? जब प्रेशर करते तो वायु क्या हो जाता है? बाहर की ओर जाता है ना। मैंने बताया था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, मैंने बताया था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? इतना ऑक्सीजन लेते हैं जब जबरदस्ती ऐसे सांस खींचते हो ना, तो जब आता है इतना। ठीक है, जब सांस को छोड़ेगा तो कितना जाता है वो? 1100 से 1300, 1100 से 1300, है ना। और इसको जोड़िए, कितना हो जाता है टोटल? एक को जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? 0 0, 5 2 7 5 12 और 1 13, 2 2 4 और 1 5, कितना हो रहा है? 5300 ml। कितना हो रहा है? 5300 ml। मतलब लगभग कितना है? लगभग कितना? 5300 ml मतलब लगभग 5 लीटर। या तो लगभग 5 लीटर लिखना है, या तो लगभग 6 लीटर। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? लगभग 5 या लगभग 6 लीटर। ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई, जिन लोग रेगुलर आ रहे हैं उन लोग को पता होगा। इतना मैं बताया, लगभग 5 या लगभग 6 लीटर। ठीक। चलिए, निम्न में से श्वसन वर्णक कौन सा है? निम्न में से श्वसन वर्णक कौन सा है? जल्दी बताइए। हाँ, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना। श्वसन वर्णक, वर्णक ही कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कौन से कलर में कर देता है? लाल कलर में। ठीक, लाल कलर में कर देता है। श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? श्वसन संबंधी, है ना, श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है ना? गलत है। आराम एवं सोते समय श्वसन की गति कम होती है। तो मैंने बताया था, सोते समय श्वसन की दर कितना बताया था मैंने? सोते समय 9 से 10 बार, 9 से 10 बार होता है श्वसन दर। क्रोध के समय श्वसन की गति बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल हो जाता है ना। 20 से कितना बताया था मैंने? 25 बार हो जाता है। व्यायाम के समय है ना, समय श्वसन की गति सामान्य रहती है। एक्सरसाइज, तो मैंने बताया था, दौड़ते समय या बॉडी वर्कआउट करता है तो श्वसन की गति कितना रहता है? तो मैंने इसको ये भी बताया था, 20 से 25 बार होता है। ठीक है, दौड़ते समय श्वसन की गति बढ़ जाती है। दौड़ते समय ये भी वही 25 से 30 लिख सकते हो। ज्यादा स्पीड में दौड़ा, तो अगर सामान्य स्पीड में दौड़ा तो यही आ जाएगा। ठीक है, सामान्य कितना होता है? 12 से 15, ये सामान्य है। ये सामान्य श्वसन दर है। सामान्य श्वसन दर कितना बताया था मैंने? 12 से 15 बार होता है। ठीक है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं ना। अब निकाल लीजिए आप लोग, कौन सा होना चाहिए? ऑनलाइन वालों का भी जवाब देखते हैं। ठीक, चलिए, सी आंसर बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आंसर करोगे भाई ऑनलाइन वाले तब तो मजा आएगा। आंसर किया करो ना आप लोग, लिखा करो 24 का ये, 23 का ये, ऐसा करके। कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगता है लिखने में।
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय आयतन क्या है? अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन, निश्वसन के दौरान वायु का है ना आयतन, या आंतरिक श्वसन का आयतन, ए व बी दोनों। चलिए ज्वारीय आयतन क्या है? रेसिड्यू क्या बताया था मैंने? अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वसन के दौरान वायु का आयतन। मतलब सिंपल समझिएगा, मैं खड़ा हूं, मैं ऐसे हूं, क्या मैं गैस ले रहा हूं? ले रहा हूं। क्या मैं गैस छोड़ रहा हूं? यही है क्या? ज्वारीय आयतन। इसको बोलते, देखो आपने गैस लिया तो आपका आयतन बढ़ा, आपने गैस छोड़ा तो आयतन क्या हुआ? ये हमारा ये क्षमता है, आपका आयतन क्या हुआ? कम हुआ। अब देखो मैंने बोला इंस्पिरेशन है ना, जो आयतन होता है, इंस्पिरेशन जो आयतन होता है वो क्या होता है? ये हुआ। मैंने जबरदस्ती क्या लिया? हवा लिया। और जबरदस्ती मैं अगर हवा छोड़ रहा हूं तो वो क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपिरेशन आयतन होता है। ज्वारीय आयतन का मतलब है सामान्य ऑक्सीजन को लेना और सामान्य ऑक्सीजन को छोड़ना, जिसमें आप किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगा रहे हैं? ताकत नहीं लगा रहे हैं। तो भाई जब लेते हैं तब भी होता है और छोड़ते हैं तब भी उतना ही गैस निकलता है। कितना गैस निकलता है बताया मैंने? ज्वारीय आयतन में 500 ml, या इसी को बोल सकते हैं 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। उतनी गैस आ रही है और उतनी गैस जा रही है। बात समझ में है? चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए व बी दोनों। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्य प्रति मिनट कितना होता है? कितना होता है? 12 से 15 होता है। ठीक है, चलिए कोशिकीय श्वसन के प्रकार है। वायवीय श्वसन में आता है, अवायवीय श्वसन में आता है, बाह्य श्वसन में आता है, और एक है क्या? ए व बी दोनों में आता है। चलिए बताइए किस में आता है? वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, कि दोनों है? कोशिकीय श्वसन बताइए। कोशिकीय श्वसन वायवीय है कि अवायवीय है? पक्का? आ? मतलब मैंने पढ़ा था क्या, एक ऑक्सी श्वसन पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे? अनऑक्सी पढ़े थे। अनऑक्सी श्वसन पढ़े थे, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। मैंने एक है ना साइकिल लिखा था, कौन सा साइकिल बताया था मैंने? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बताया था। ये कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में क्या बनाता है? पायरुविक अम्ल, एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड पायरुविक अम्ल बनाता है, ये बताया था मैंने। और ये घटना मैंने बताया था है ना, ये किस में होता है? ये दोनों में बताया था मैंने, ये दोनों होता है। याद कीजिए, मैंने दोनों में बताया था, वायवी और अवायवी दोनों में होता है बताया था मैंने। याद कीजिए रिएक्शन। यही बाद में क्या बनता है? क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या बनता है? CO2 प्लस H2O बनता है, बताया था मैंने। और ये प्रक्रिया तो दोनों में होता बोला मैंने। तो कोशिका में क्या हो रहा है? कोशिकी जो श्वसन हो रहा है वो क्या हो रहा है? वायवी भी हो रहा है और अवायवी भी हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति वाला ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में होता है। ये लिखाया भी हूं मेरे ख्याल से मैं वन लाइन में। ठीक है, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन दोनों में होता है। ठीक, चलिए निम्न में से श्वास संबंधित रोग कौन सा है? श्वास संबंधित रोग कौन सा है? दमा, निमोनिया, तपेदिक, उपयुक्त तीनों। मैं तो तीनों का ही नाम लिया था भाई, आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। ठीक, चलिए श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मैंने 4 बताया था, याद कीजिए। मैंने एक टॉपिक पढ़ा था ना, परिवहन, गैसों का परिवहन, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन पढ़े थे और CO2 का परिवहन पढ़े थे। ऑक्सीजन का परिवहन क्या था? ऑक्सीजन का परिवहन क्या था? ऑक्सीजन के परिवहन में कौन कौन सा है? एक का हीमोग्लोबिन है, क्या बना देता है? HBO2 बनाता है। HBO2 बनाता है और परिवहन करता है कितना परसेंट? कितना परसेंट? 97% ऑक्सीजन को परिवहन करता है। और बाकी 3% को कौन करता है?
प्लाज्मा। बाकी 3% को कौन करता है? प्लाज्मा करता है। जबकि CO2 को परिवहन कौन करते हैं? तो मैंने बताया था बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। दूसरा बताया था मैंने, है ना, हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होता है। और क्या बताया था मैंने? और कार्बन, कार्ब एमिनो, कार्ब एमिनो यौगिक के द्वारा होता है, कार्ब एमिनो यौगिक के द्वारा होता है। और एक मैंने बताया था क्या, एक मैंने क्या बताया था जी? प्लाज्मा बताया था मैं। ये 4 बताए थे। सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है? 65 से 70% जो CO2 का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा लगभग 10% तक, कार्बन एमिनो यौगिक के द्वारा 23% तक, और प्लाज्मा के द्वारा कितना होता है? 27% तक क्या होता है? CO2 का परिवहन होता है। ये मैंने क्लास में पूरी चीजें बताई थी। तो देखिए ये तीनों ही नाम मिल रहे हैं CO2 के परिवहन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशत क्या रहती है? सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशत 4%, 78%, 16%, उपयुक्त तीनों, तीनों रहता है। अभी थोड़ा ही देर पहले मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? गतिज, स्थितिज और रासायनिक, और इनमें से या यांत्रिक भी है। ठीक है, मैंने साफ साफ बताया था एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? ये स्टोर होता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी बनता है वो क्या है? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट है ये। तो ये क्या है? रसायन है ना एक। तो किस रूप में हो रहा है ये? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किस रूप में हो रहा है ये? रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो रहा है, एटीपी के रूप में ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? द्वितीयक श्वसन अंग बताइए। जब आप तरिया में नहाने जाते हैं क्या नाक को खुला रखते हैं क्या? कहां से लेते हैं सांस? है? या फिर जैसे बोलते हैं जब स्मेल आता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, और उस जगह में आप चले गए हैं, पर आपको जिंदा तो रहना, तो सांस तो लेना पड़ेगा, तो कहां से लेते हैं? नाक से नहीं लेते, क्योंकि नाक में क्या आता है? गंध आता है। मैंने बताया था कौन से पार्ट से आता है? गंध की पहचान कौन करता है? कौन सा? घ्राण ग्रंथि। हाँ, याद रखिएगा, कौन सा ग्रंथि? घ्राण, या अंग्रेजी में इसे को कहते हैं बोमेन या ऑल्फैक्टरी, बोमेन या ऑल्फैक्टरी ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, घ्राण ग्रंथि, बोमेन या ऑल्फैक्टरी ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है, जो इसकी पहचान करता है। तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा इसका? द्वितीयक श्वसन अंग कौन हो जाएंगे? मुख हो जाता है। क्लियर है? चलो, सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशत क्या रहती है? CO2 का 0.03%, नाइट्रोजन का 78, ऑक्सीजन का 20%। हाल रहता है 20 से 21 रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाएगा? धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल भी तो कम हो रहा है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना जी, तो कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बताइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, यही तो पढ़े हम लोग ना। ग्लूकोज से ही क्या बनेगा? हमारा एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, तो मुख्य वही हो जाएगा। मानव में विश्राम अवस्था में ज्वारी आयतन कितना होता है? 0.1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 0.5 लीटर। क्या हो जाएगा? 0.5 लीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ होता है? श्वास नली में, कुपिकाओं में, वक्ष गुहा में, और कृष्णि में। मैंने बताया भाई, निमोनिया के दौरान है ना, निमोनिया मतलब जैसे पानी भरना, फेफड़ा में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो कौन से भाग में पानी भरता है? कुपिका में भरता है। कहां भर जाता है? कुपिका में पानी भर जाता है, जिससे गैसों का क्या नहीं होता है? एक्सचेंज नहीं होता है। ये मैं पढ़ाया हूं भाई, कल ही पढ़ाया हूं। ठीक है,
लंबी एवं गहरी सांस के बाद कुछ सेकंड तक श्वसन नहीं करने का कारण है। लंबी एवं गहरी सांस के दौरान कुछ सेकंड तक श्वसन नहीं करने का कारण है। किसकी कमी हो जाएगी? रक्त में CO2 की अधिक हो जाएगा, O2 अधिक हो जाएगा, रक्त में CO2 कम हो जाएगा, है ना। बताओ, जब हमारे पास CO2 रहेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे जी? रक्त में क्या है? CO2 नहीं होगा तो बाहर किसको निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। CO2 की मात्रा ऐसे ही क्या है? बना नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है एवं छोड़ी जाती है। श्वसन के दौरान प्रक्रिया जिसके दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है एवं छोड़ी जाती है। मतलब ये कुपिका बताया था मैं, कुपिका यहाँ बताया था। इधर से पल्मोनरी आर्टरी, इधर से पल्मोनरी वेन, और यहाँ से O2 CO2 बाहर जा रहा है और O2 क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और ये कहाँ होता है विसरण? कहाँ होता है? कुपिका में होता है। कहाँ होता है? कुपिका में होता है। वायु किस में होता है? एल्वली में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सल्की उपकला किसमें पाई जाती है? सल्की उपास्थि कला होगा ये। चलिए क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट, डायाफ्राम अवस्थित रहता है। डायाफ्राम अवस्थित रहता है वक्ष गुहा के ऊपर में, वक्ष गुहा के बीच में, वक्ष गुहा के निचली सतह पर, फेफड़ों के बीच में। हाँ बताइए, डायाफ्राम कहाँ रहता है भाई? अभी तो बताया तीन तीन बार। यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे ये है डायाफ्राम। ये क्या है? वक्ष गुहा है। और ये क्या है? उदर गुहा है। उदर गुहा के ऊपर में और वक्ष गुहा के नीचे में स्थित रहता है। तो वक्ष गुहा के निचली सतह पर स्थित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। आप लोग को और क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, है ना। टेस्ट कर लेंगे हम लोग, एक बार बना के पढ़ के आइएगा। ठीक है, ठीक।